भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, लेकिन टीम ने ट्रॉफी पाकिस्तानी गृह मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। इस बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह टूर्नामेंट के सभी मैचों की फीस भारतीय सेना को दान करेंगे। सूर्य कुमार का यह फैसला क्रिकेट जगत और सेना के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उड़ान भरने से पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बीसीसीआई की नई कमान अब मिथुन मन्हास को मिली है। जम्मू और दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मन्हास को रोजर बिन्नी की जगह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इस बदलाव के साथ बोर्ड के नए फैसलों पर क्रिकेट जगत की नजरें टिकी हुई हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को जापानी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर निवेश का आमंत्रण दिया। इस दौरान होंडा कंपनी के साथ एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत कचरे से टाइल्स बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा। राज्य सरकार भूमि और कचरा उपलब्ध कराएगी, जबकि होंडा कंपनी तकनीकी प्रबंधन करेगी। मेरठ के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने ऐलान किया है कि अगर आइला मोहम्मद जुलूस में बच्चे मिले तो उनके अभिभावकों को दंगाई मानकर उन पर रासुका लगाया जाएगा। पुलिस ने सख्ती का संकेत देते हुए कहा कि किसी भी तरह से अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेह में हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर एपेक्स बॉडी के कोच चेयरमैन और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रमुख शेरिंग दोरजे ने कहा कि इसमें बेरोजगार युवाओं और बाहरी शरारती तत्वों की भूमिका रही। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थानीयों की जमीन और रोजगार पर खतरे की बात भी उठाई। बॉक्सर मैरी कॉम के फरीदाबाद स्थित घर में चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश टीवी समेत अन्य सामान ले जाते दिखे। घटना उस समय हुई जब मैरी कॉम मेघालय के एक कार्यक्रम में गई थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन घटना ने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। बसंत कुंज स्थित आश्रम के संचालक पर छात्राओं के शोषण का आरोप है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहस की खुली चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश पर योजनाओं और वित्तीय घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सेहत और विजन पर भी जनता को जवाब चाहिए। पूर्व RTO कांस्टेबल से बिल्डर बने सौरभ शर्मा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सिर्फ 28,000 की सैलरी पर उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर 108 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है। अदालत ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला बताया। IAS अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1 अक्टूबर से धर्मेंद्र की जगह लेंगे, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। नेपाल सरकार ने हालिया हिंसा के तहत पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली 4 बड़े नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। उनका पासपोर्ट भी निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। राधाकृष्णन ने हाल ही में पदभार संभाला है। यह मुलाकात उनके नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट से इस हफ्ते कंपनियों का बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4,977 करोड़ घट गया, जबकि TCS, इंफोसिस और ICICI बैंक पर भी असर पड़ा है। बाजार में बिकवाली हावी रही। महाराष्ट्र और गुजरात में पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे एक ही दिन में 2 बार अलग हो गए। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी। रेलवे ने तुरंत डिब्बों को जोड़ा और हालात संभाले। दक्षिण कोरिया के सरकारी आंकड़ों ने खुलासा किया है कि 2024 की पहली छमाही में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। हालांकि संख्या पिछले साल से थोड़ी कम है, लेकिन अब भी यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक माना जा रहा है। चीन के पूर्व कृषि मंत्री तांग रेंजियन को रिश्वत के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि इसे 2 साल बाद लागू किया जाएगा। उन पर $38 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप है। अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है। संजय राउत ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मराठवाड़ा की बाढ़ में लोकतंत्र बह गया है। उन्होंने फडणवीस और मंत्रिमंडल को निकम्मा बताया और कहा कि जनता अब सरकार के वादों पर भरोसा नहीं करती। उत्तर प्रदेश में जिला अस्पताल में अमानवीय घटना हुई है। एक नाबालिग ने बच्ची को जन्म देकर गला दबाने की कोशिश की और असफल होने पर उसे पहली मंजिल से फेंक दिया। बच्ची कचरे पर गिरकर बच गई और फिलहाल NCU में भर्ती है।
मध्य प्रदेश के रायसेन मेले में बड़ा हादसा टल गया। विशाल झूला अचानक टूट गया और लोग हवा में लटक गए। मौके पर मौजूद पुलिस और ग्रामीणों ने तुरंत सभी लोगों को सुरक्षित उतारा। बुलंदशहर में साइबर अपराधियों ने प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबल से 40,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री से 95 लाख रुपए मूल्य के सोना बरामद किया है। वो सोने के आभूषण बैग में छिपा कर ला रहा था। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के कानून को 41 संपत्तियों का मालिक निकला। भ्रष्टाचार के चलते डीएम ने उसे डिमोट कर लेखपाल बना दिया और एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला विभाग में हड़कंप मचाने वाला है। पटना एयरपोर्ट पर सेना का फर्जी पहचान पत्र बनाकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम शिवम शर्मा है। आरोपी शिवम शर्मा अपने परिवार को गृह मंत्रालय में नौकरी का झांसा दे रहा था। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है और विजय ने सीबीआई जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक इंजीनियर युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज था और वह हाल ही में जेल से छूट कर आया था। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एक टीवी बस में भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है और वे निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों को विफल बताया। एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। यह राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी नाव जब्त कर ली है। घटना से सीमा पर तनाव की आशंका जताई जा रही है। भाजपा का दिल्ली इकाई का नया मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले पार्टी 35 सालों से पंत मार्ग स्थित दफ्तर में काम कर रही थी। चीन ने भारतीय दवा उत्पादों पर लगाया गया 30% शुल्क हटा दिया है। यह फैसला अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद लिया गया है, जिसमें अमेरिका ने भारतीय दवा कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाया था। इससे भारतीय दवा कंपनियों को बड़ा फायदा होगा और निर्यात में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी की उम्मीद है।